हम लोग सीटेट के लिए सोशल साइंस के वैसे सवालों को करने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं ये सवाल। पहला सवाल है, निम्न में से कौन अवसादी सेल की विशेषताएं हैं? ऑप्शन है, यह परतदार होती हैं, इनमें जीवाश्म पाया जाता है, इनमें खनिज तेल पाया जाता है, उपरोक्त सभी। तो अवसादी सेल की विशेषताएं तीनों है, यह परतदार भी होती है, इनमें जीवाश्म भी पाया जाता है और इनमें खनिज तेल भी पाया जाता है, उपरोक्त सभी अवसादी सेल की विशेषताएं। अगला सवाल है, लक्षद्वीप द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? कितनी बार ये सवाल करवाया गया है? ऑप्शन है 33, 34, 35, 36। जवाब दीजिए कि कितनी है कुल संख्या। आंसर हो जाएगा 36, 36 है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या, द्वीप समूह की संख्या कितनी है? 36। अगला सवाल है, कोयला एक उदाहरण है आग्नेय सेल का, अवसादी सेल का, रूपांतरित सेल का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोयला किस सेल का उदाहरण है? तो कोयला अवसादी सेल का उदाहरण है, अवसादों से मिलकर बनता है कोयला। अगला सवाल है, लक्षद्वीप द्वीप समूह में कितने द्वीपों में मानव जाति निवास करती है? 10, 11, 12, 13। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह में कितने द्वीप ऐसे हैं जिनमें मानव जाति निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11। 11 में मानव जाति निवास करती है। और कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। कितने में मानव जाति निवास करती है? 11 में। बहुत अच्छे। अगला सवाल है, हैदराबाद का उपनाम निम्न में से क्या है? निजाम का शहर, मोतियों का शहर, उपयुक्त दोनों कोई नहीं। तो हैदराबाद का उपनाम दोनों है, इसे निजाम का शहर और मोतियों का शहर दोनों के नाम से हम जानते हैं। निजाम का शहर और मोतियों का शहर दोनों है हैदराबाद का उपनाम। अगला सवाल है, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? डिगबोई, चंद्रपुर, रानीगंज, कल्पक्कम। तो कल्पक्कम हमारा परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन अलौह खनिज के अंतर्गत आता है? मैग्नीज, कोयला, चूना पत्थर, सीसा। तो अलौह खनिज कौन सा है इसमें? सीसा है, सब अलौह खनिज है। सीसा अलौह खनिज है, बाकी सब लौह है। मैग्नीज, कोयला, चूना पत्थर सब क्या है? लौह के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, मणिग्राम और नांदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयाँ, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव, चोल काल के प्रसिद्ध शहर, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। मणिग्राम और नांदेसी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापारिक संघ थे। मणिग्राम और नांदेसी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। अगला सवाल है, निम्न से कौन अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है? मैग्नीज, कोयला, चूना पत्थर, सीसा। तो अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है हमारा चूना पत्थर। चूना पत्थर था अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है हमारे पास, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? अस्थायी समझौता, पट्टीदारी समझौता, रैयतवारी समझौता, महालवारी समझौता। तो भू राजस्व का जो कौन सा समझौता में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? ये था अस्थायी समझौता। इस समझौते में क्या हुआ कि राजाओं और तालुकदार को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। किसमें? अस्थायी समझौता में। अगला सवाल है हमारे पास, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है? मैग्नीज, कोयला, चूना पत्थर, सीसा। तो जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला ही आना चाहिए, जो है भी। कोयला जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है हमारे पास, 1793 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था को और किस नाम जानते हैं? तालुकदारी व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो 1793 में गवर्नर जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, भू राजस्व व्यवस्था को जो लागू किया था उसको तीनों नाम जानते हैं। तालुकदारी भी उसी को कहते हैं, इस्तमरारी उसी को कहते हैं, जमींदारी भी उसी को कहते हैं। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो व्यवस्था थी भू राजस्व की, उसको तालुकदारी, इस्तमरारी, जमींदारी सभी के नाम से जानते थे इसको। अगला सवाल है, इनमें कौन लौह खनिज के अंतर्गत आता है? मैग्नीज, कोयला, चूना पत्थर, सीसा।
तो लौह खनिज है सो हमारा मैग्नीज है। लौह खनिज मैग्नीज है, मैग्नीज लौह खनिज है। कोयला जीवाश्म ईंधन है ना। शीशा अलौह है और चूना पत्थर धात्विक है। अगला सवाल है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? है बेगम हजरत महल फैजाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। तो बेगम हजरत महल है सो लखनऊ से भाग ली थी। लखनऊ की थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से अपना मोर्चा संभाला था। अगला सवाल है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 20%, 21%, 22%, 23%। तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा है 21% होनी चाहिए। 21% सही उत्तर है। वायु में ऑक्सीजन 21% है। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया? 1861 का अधिनियम, 1868 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। तो 1858 के अधिनियम से क्या हुआ? भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे क्राउन को सौंप दिया गया। ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया 1858 का अधिनियम से। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी नीले रंग की गैस है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। तो ओजोन है सो नीले रंग की गैस है। अगला सवाल है हमारे पास, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? पानी लाने वाले, अनिवार्य सेना के सदस्य, बलात् मजदूर या बगान में काम करने वाले मजदूर। तो मध्यकालीन असम में पाइक जो थे अनिवार्य सेना के सदस्य थे। पाइक। अगला सवाल है, इनमें से कौन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ऑप्शन है ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है ओजोन। अगला सवाल है हमारे पास, ऋग्वेद में गंगा और जमुना नदी का उल्लेख कितनी बार नाम आया है? गंगा और जमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 12 बार हुआ है, 1 बार हुआ है, 1000 बार हुआ है, 100 बार हुआ है। तो 1 बार हुआ है। किसका जिक्र हुआ है 1 बार? गंगा और जमुना का जिक्र सिर्फ 1 बार हुआ है। ओहो, ये नाइंसाफी है। सिर्फ 1 बार हुआ है। अगला सवाल है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। तो ग्रीन हाउस गैस है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। अगला सवाल हमारे पास, वैदिक काल में कौन सी नदी सबसे पवित्र मानी जाती थी? गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी। वैदिक काल में सरस्वती को सबसे पवित्रतम नदी माना जाती थी। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी मानते थे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन जैवमंडल में शामिल है? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, उपरों सभी। जैवमंडल में सभी शामिल हैं। अगला सवाल है मेरे पास, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उस जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है। क्या कहा था? उस जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये लोग सब बाहरी हैं, आर्य हैं। ये कौन कहा था? घासीदास, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, हरिराम ठाकुर। तो यह कहा था ज्योतिबा फुले ने कि उस जातियों को भगा दो सालों को। अगला सवाल है, इनमें से कौन जैवमंडल में शामिल है? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, उपरों सभी। तो उपरों सभी सो जैवमंडल में शामिल है। अगला सवाल है, समाज सुधारक ज्योतिबा फुले का संबंध किस राज्य से था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। समाज सुधारक ज्योतिबा फुले का संबंध महाराष्ट्र से था। ओके ओके ओके। अगला सवाल है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? हैरी गॉडविन, एजी टांसले, अलेक्जेंडर वाट, कार्ल लिनियर। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था एजी टांसले ने। अगला सवाल है, आज से लगभग कितने साल पहले चरक नाम के वैद्य हुए? 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 4000 साल पहले। तो आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के वैद्य हुए। अगला सवाल है, 1976 के
42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जुड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, ऊपर सभी। 1976 की 42वें संविधान संशोधन में तीनों शब्द जोड़े गए। समाजवादी भी जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता भी जोड़ा गया और अखंडता भी जोड़ा गया। अगला सवाल है कि नहीं है भाई। चरक ने चिकित्सा शास्त्र पर कौन सी पुस्तक लिखी है? आंसर है चरक संहिता। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।